फिजिक्स लेक्चर। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर के फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिक्स के एमसीक्यूज की डिस्कशन करेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसमें लाइट के रेज का जो डिवीजन है वो किस उसूल से होता है। तो याद रखें, डिवीजन ऑफ लाइट रेज दो तरह का होता है। डिवीजन ऑफ लाइट रेज दो तरह का होता है। हम लाइट रेज को डिवाइड कर सकते हैं स्लिट्स की मदद से भी। स्लिट्स की मदद से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सिंगल बीम को टू बीम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्लिट्स। और याद रखिएगा कि हम किसी बाउंड्री का सहारा भी ले सकते हैं। हम लाइट को दो बीम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंगल बीम को टू बीम्स में, बाउंड्री की मदद से भी और स्लिट्स की मदद से भी। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर ये फर्ज करो रेज ऑफ लाइट है, ये रेज ऑफ लाइट है और हम इस रेज ऑफ लाइट के सामने दो स्लिट्स रखते हैं, तो देखो स्लिट से गुजरने के बाद ये अलग बीम बन जाएगा, ये अलग। तो हमने सिंगल बीम्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया स्लिट्स की मदद से। अगर आप स्लिट्स की मदद से डिवीजन करोगे देन इट इज कॉल्ड वेवलेंथ डिवीजन। इट इज कॉल्ड वेवलेंथ डिवीजन। इसको वेवलेंथ डिवीजन कहते हैं। और अगर आप एक बाउंड्री का इस्तेमाल करें, फर्ज करो ये बाउंड्री है, ये एक बाउंड्री है और ये लाइट का सिंगल रे आ रहा है और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ रिफ्रैक्ट हो गया। तो देखो सिंगल बीम ऑफ लाइट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया किसने? आप कहें सर एक बाउंड्री ने स्प्लिट किया। तो अगर बाउंड्री ऐसा स्प्लिटिंग करे, डिवीजन करे, देन इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड डिवीजन। इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड डिवीजन। इसको एम्पलीट्यूड डिवीजन कहते हैं। अब ये बताएं कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिवीजन कौन से उसूल पर है? तो आप कहें सर स्लिट्स ही बता रहे हैं कि यहाँ स्लिट्स यूज किया है फॉर डिवीजन, और स्लिट्स यूज करने की वजह से द डिवीजन इज बेस्ड ऑन वेवलेंथ। ये वेवलेंथ डिवीजन है। बुक में ऑप्शन में गलती है, इन्होंने ऑप्शन डी में वेवलेंथ के बजाय वेवफ्रंट लिखा है। आप इसे वेवलेंथ कर दीजिएगा। सो द डिवीजन ऑफ लाइट इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज वेवलेंथ डिवीजन, इट इज नॉट वेवफ्रंट डिवीजन। और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? डी है। लेकिन आप इसको वेवलेंथ कर दें वेवफ्रंट की वजह से। पहला ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस कर लिया। अब हम सेकंड ऑब्जेक्टिव की डिस्कशन करेंगे। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है इसको भी देखिएगा। द सेकंड ऑब्जेक्टिव सेज कि सेकंड नंबर में है कि लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स हैं। लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स हैं। ये हमें किस प्रॉपर्टी से पता चला? किस प्रॉपर्टी से? हमें वो कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी खसूसियत है जिसकी मदद से हमें ये पता चला कि लाइट के वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। तो याद रखें, सिर्फ एक ही ऐसी प्रॉपर्टी है जो लॉन्गिट्यूडनल नहीं करता या नहीं रखता और ट्रांसवर्स प्रोसेस करते हैं, और वो है पोलराइजेशन। यानी कौन सी प्रॉपर्टी से हमें पता चल जाता है कि लाइट जो है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन वो प्रोसेस है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि लाइट के वेव्स ट्रांसवर्स हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। और पोलराइजेशन में ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 में है कि सोप बबल है, पानी का बुलबुला, साबुन से बना हुआ बुलबुला। आप हाथ धो रहे हैं और फिर हाथों को यूं कोले साबुन लगे हुए इसमें फूंक मारे तो यहाँ सोप बबल बन जाता है। अगर आप इस सोप बबल को ऑब्जर्व करें तो इसमें जगह जगह पे कलर्स नजर आते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, इस तरह के कलर्स आपको महसूस होंगे। ये कलर्स क्यों बनते हैं? तो याद रखिएगा, कलर्स जो होते हैं, गौर करें, कलर्स जो होते हैं वो ब्राइट इमेज होते हैं। वो क्या होते हैं? वो ब्राइट इमेजेस होते हैं।
और ब्राइट इमेजेस या डार्क इमेजेस तब बनते हैं जब लाइट के डिफरेंट रेज आप इसमें क्या करें, इंटरफेरेंस करें। कलर्स मीन ब्राइट इमेजेस और ब्राइट इमेजेस आर ऑब्टेन्ड बाय इंटरफेरेंस। तो सोप बबल में जो ब्राइट जगह जो कलर्ड पोर्शंस हमें मिलते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद रखें ब्राइट इमेज में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, लेकिन अगर डार्क इमेजेस बन जाएं तो डार्क इमेजेस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब फाइनल बात यह है कि जहां भी कोई इमेज बनेगा वहां इंटरफेरेंस होगा, चाहे ब्राइट इमेज यानी कलर्स बन जाए या डार्क इमेजेस बन जाए किसी प्रोसेस में, तो वो इंटरफेरेंस ही होगा। सो देयरफॉर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस एग्जिस्ट करता है ऑप्शन बी में। और इस तरह हमने ऑब्जेक्टिव नंबर 3 भी डिस्कस कर लिया। अब हम ऑब्जेक्टिव नंबर 4 की डिस्कशन करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिक्स, ऑब्जेक्टिव नंबर 4। ऑब्जेक्टिव नंबर 4 में हमें दिया गया है कि ड्यूरिंग सनी डे, यानी धूप निकली है, काफी अच्छी खासी धूप है बाहर, और आप कमरे के अंदर सारे लाइट्स ऑफ कर दो, कमरे के दरवाजे और खिड़कियां भी बंद कर दो और सारे लाइट्स भी ऑफ कर दो, फिर भी आपको कमरे के अंदर चीजें नजर आती हैं। ये क्यों? तो इसका एक्चुअल आंसर है डायफ्रैक्शन। इसका एक्चुअल आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स डायफ्रैक्शन। ज्यादातर लोगों ने रिफ्लेक्शन भी ऑप्ट किया है, लेकिन रिफ्लेक्शन वीक आंसर है। क्यों वीक है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डायफ्रैक्शन क्यों सही है, वो बेहतर क्यों है, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्ज करो ये है रूम, ये आपका रूम है और बाहर जो है वो काफी शाइन लाइट है, सन रेज है, कमरे से बाहर काफी मिकदार में सन रेज हैं, तो सन रेज हैं काफी ज्यादा कमरे से बाहर, आपने अंदर सारे लाइट्स ऑफ किए हैं, फिर भी आपको इस कमरे में हर चीज नजर आती है, हर चीज नजर आती है, हर चीज नजर आती है इस कमरे के अंदर। ये क्यों? जब कमरा बिल्कुल बंद है और अंदर सारे लाइट्स ऑफ हैं, फिर क्यों नजर आते हैं? तो इसकी वजह है इस कमरे की खिड़की और दरवाजों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जाहिर होते हैं, वो तो हर जगह होते हैं, आप जिसकी वजह से एयर मॉलिक्यूल भी अंदर आते जाते हैं। अब जब लाइट के रेज इन पोर्स से आते हैं तो इन पोर्स से गुजरने के बाद ये बैंड स्प्रेड होते हैं, इससे निकलने के बाद ये लाइट के रेज जगह जगह स्प्रेड हो जाते हैं और स्प्रेडिंग मीन डायफ्रैक्शन, और डायफ्रैक्शन या स्प्रेडिंग की वजह से पूरे कमरे में एक मध्यम लाइट फैल जाती है और उसी मध्यम लाइट की वजह से हम लोगों को कमरे के अंदर भी सारी चीजें नजर आती हैं, चाहे सारे लाइट्स ऑफ हों। तो इसमें रिफ्लेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, वजह डायफ्रैक्शन से एक्सप्लेन हो गया। अगर मैं कहूँ कि लाइट का रे इधर आया और सरफेस से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर कमरे में दाखिल हो गया, तो याद रखिए रिफ्लेक्टेड रे सिंगल डायरेक्शन में होता है और सिंगल डायरेक्शन ऑफ लाइट से एक सिंगल पॉइंट विजिबल बन सकता है, पूरा कमरा विजिबल नहीं बनता। सो रिफ्लेक्शन इज अ वीक आंसर, डायफ्रैक्शन इज अ परफेक्ट आंसर कि कमरा बंद भी हो, खिड़कियां दरवाजे बंद भी हो, लाइट सारे ऑफ भी हो, फिर भी हम दिन को चीजें देख सकते हैं सनी डे पर। तो वो इसलिए बिकॉज कमरे के अंदर मामूली सुराखों की वजह से बाहर से आने वाला लाइट डायफ्रैक्शन करता है और वो फैल जाता है और फैलने की वजह से कमरे में मध्यम रोशनी होती है जिससे हमें नजर आता है। सो करेक्ट आंसर होगा डायफ्रैक्शन एंड करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। अब हम एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, लेट मी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व्ड। नाउ लेट मी entertain question number 5. The principle of Michelson interferometer is based on which division? टॉपिक का नाम है Michelson interferometer। Michelson interferometer कहते हैं कि Michelson interferometer में जो डिवीजन ऑफ लाइट रे होता है, लाइट रे का डिवीजन होता है, ये कौन सा भाई, कौन सा डिवीजन है माइकेल्सन इंटरफेरोमीटर में? बस आपने सिर्फ ये बताना है कि माइकेल्सन इंटरफेरोमीटर में स्लिट्स इस्तेमाल होते हैं
या कोई बाउंड्री इस्तेमाल होती है। आप कहें, अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो आप कहें सर माइकलसन इंटरफेरोमीटर में डिवीजन के लिए ग्लास रॉड इस्तेमाल होता है। ये ग्लास रॉड रखा होता है, सिंगल बीम ऑफ लाइट आता है और रिफ्लेक्शन से इसके दो पार्ट्स बन जाते हैं। एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, एक रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से मी के ग्लास रॉड यहाँ बाउंड्री का काम कर रहा है। और बाउंड्री का काम जो कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो बाउंड्री की वजह से जो डिवीजन होता है दैट इज एम्पलीट्यूड डिवीजन। तो हमारे पास है एम्पलीट्यूड डिवीजन। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इट इज वेवलेंथ डिवीजन। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में बाउंड्री की वजह से स्प्लिटिंग हुई है, तो इट इज amplitude division, and the correct answer of question number 5 is option B. हमने question number 5 भी discuss कर लिया। Now let me entertain question number 6, chapter number 9 optics, question number 6। ऑब्जेक्टिव नंबर 6 में है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या किया है, ये किया कि स्लिट्स के दरमियान जो गैप है इसको हाफ कर दिया, यानी स्मॉल डी हाफ हो गया, और स्क्रीन का जो गैप है, स्क्रीन गैप डबल कर दिया। द गैप ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट्स बिकम डबल, यानी एल को डबल कर दिया और स्लिट्स के दरमियान स्पेस को हाफ कर दिया। कहते हैं कि ऐसा करने से फ्रिंज विड्थ पे क्या असर पड़ेगा। फ्रिंज विड्थ क्या बन जाएगा, फ्रिंज विड्थ का मतलब है एक इमेज की मोटाई। एक इमेज की मोटाई का जो फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट वो है लैम्डा एल डिवाइड बाय डी। वेवलेंथ तो वेवलेंथ है लाइट का जिससे आप इमेजेस बना रहे हो, ये स्क्रीन का गैप है और ये स्लिट्स का आपस में गैप है। अब जरा इसको एक्सप्लोर करें। वेवलेंथ तो चेड़ा नहीं गया, इसको कर दिया गया है डबल और इसको कर दिया गया है हाफ। तो ये हाफ, ये 2 ऊपर जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 बन जाएगा लैम्डा एल बाई डी, और 4 की जगह 4 और लैम्डा एल बाई डी इज फ्रिंज विड्थ। इसका मतलब ये है कि अगर हम स्क्रीन का फासला डबल कर दें और स्लिट्स का गैप हाफ कर दें तो फ्रिंज का जो साइज है, इमेज का जो साइज है, डार्क या ब्राइट इमेज का जो साइज है वो 4 गुना 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, और 4 टाइम्स बढ़ने को क्वाड्रुपल बोलते हैं। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्वाड्रुपल। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसकी डिस्कशन हो रही है। Optics chapter 9 question number 7 under process. So question number 7 is signal from remote to device। फर्ज करो ये रिमोट है, ये रिमोट है और ये एक LCD है, जो भी है डिवाइस है। जब आप बटन प्रेस करते हो तो रिमोट से कुछ सिग्नल्स डिवाइस की तरफ जाते हैं, आपसे कह रहे हैं कि इसका स्पीड क्या होगा। तो स्पीड का अंदाजा आप तब तक नहीं लगा सकते जब तक आपको ये पता ना हो कि ये सिग्नल्स हैं कौन से। अगर ये साउंड के हैं तो 330 किलोमीटर, अगर ये कुछ और हैं तो फिर उनका अपना स्पीड होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिमोट से डिवाइस तक जाने वाले जो सिग्नल्स हैं ये इंफ्रारेड हैं, ये इंफ्रारेड रेज होते हैं और इंफ्रारेड रेज लाइट रेज हैं। लिहाजा the speed is equal to speed of light, the speed is equal to speed of light, और speed of light mean के correct option is option B। Discussing question number 8 of chapter number 9 first year। हम question number 8 की discussion कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि फर्ज करो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, ये क्वेश्चन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से लिया गया है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर फेंकने वाला जो लाइट है उसका वेवलेंथ लैम्डा है, आपने ग्रेटिंग रखा है रास्ते में, इस तरफ से एक लाइट आप ग्रेटिंग पर फेंक रहे हो और उस ग्रेटिंग पर फेंकने वाले लाइट का वेवलेंथ जो है
वो लैम्डा है, लाइट का वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जबकि स्लिट्स जो है स्पेसिंग, स्लिट्स के दरमियान जो गैप है वो गैप 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा है। ग्रेटिंग में दो स्लिट्स के दरमियान गैप को स्लिट्स स्पेसिंग कहते हैं, वो स्लिट स्पेसिंग 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा है। कहते हैं कि जो सेकेंड ऑर्डर ब्राइट या मैक्सिमा बनेगा उसका साइन ऑफ एंगल क्या होगा। सो व्हाट इज द साइन ऑफ थीटा, ये साइन थीटा हमने बताना है फॉर सेकेंड ब्राइट। मैक्सिमा मीन ब्राइट और सेकेंड ऑर्डर मीन सेकेंड। इजी है, मैं डायग्राम भी ड्रा कर लेता हूं। फर्स्ट करो, ये हमारे पास है ग्रेटिंग। इस ग्रेटिंग पर आपने लाइट पेंट की है, इसका वेवलेंथ लैम्डा है। इस लाइट से स्क्रीन पर इमेजेस बनते हैं। कहते हैं यहां पर जो स्क्रीन पर इमेज बना ये सेकंड ब्राइट बना, तो बताएं कि स्ट्रेट लाइन के साथ ये सेकंड ब्राइट एंगल बनाएगा, तो ये एंगल नहीं बताना, इस एंगल पर साइन लगाकर इसकी वैल्यू बतानी है, साइन ऑफ थीटा क्या होना चाहिए। अगर आपको ग्रेटिंग का टॉपिक आता है तो आपको फार्मूला पता होगा। फॉर दिस टॉपिक ब्राइट का फार्मूला था d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। अब d जो है इसकी वैल्यू मिली है 3 लैम्डा, तो हम इसकी जगह 3 लैम्डा ले लेंगे। sin थीटा तो हमने बता के देना है, और m ऑर्डर है, यहां कहते हैं सेकंड ब्राइट। अगर थर्ड ब्राइट होता तो m की जगह 3, फर्स्ट ब्राइट होता तो m की जगह 1, सेकंड ब्राइट मीन m की जगह 2 और लैम्डा की जगह लैम्डा। लैम्डा और लैम्डा कैंसिल, 3 उस तरफ ले जाएं तो sin थीटा की वैल्यू आएगी 2/3। हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2/3, और 2/3 मीन के क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। लेट मी एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 9, चैप्टर 9 फर्स्ट ईयर ऑप्टिक्स, एमसीक्यूज की डिस्कशन हो रही है और हम अभी डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में है, 9 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि 3 रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वो 3 ग्रुप्स बताओ जो इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में लिखे हैं। तो आसान है, आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में टोटल 7 किस्म के वेव्स होते हैं। देयर आर 7 वेव्स। एक है रेडियो, और लास्ट है माय डियर स्टूडेंट गेमा, गेमा रेज। रेडियो के बाद है माइक्रो, माइक्रो के बाद है इंफ्रारेड, फिर हमारे पास है विजिबल, विजिबल के बाद है अल्ट्रा वायलेट, और फिर है एक्स-रेज। आपसे कहते हैं कि इनमें वो तरतीब हमें बताओ जिसका वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो याद रखें कि रेडियो का वेवलेंथ मैक्सिमम है, रेडियो का वेवलेंथ मैक्सिमम है, और गेमा का वेवलेंथ मिनिमम है। अब हमें वो तरतीब बताना है जो गेमा से रेडियो की तरफ हो, जिसमें दरमियान में कोई और ना हो। यानी ये तरतीब भी ठीक है कि गेमा, एक्स-रे और अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ इंक्रीज होगा, क्योंकि मिनिमम से मैक्सिमम मीन वेवलेंथ इंक्रीजेस। ये भी ठीक है कि विजिबल, इंफ्रारेड और माइक्रो इंक्रीजिंग की तरफ है, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो ये भी ठीक है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इस तरफ आने वाला हर तरतीब ठीक है। वो तरतीब गलत है जिसमें इस तरफ का कोई ऑर्डर शामिल हो जाए, यानी रेडियो से गेमा की तरफ जो ऑर्डर हो गलत है, और गेमा से रेडियो की तरफ जो भी ग्रुप बनाओगे वो ठीक रहेगा। तो इसमें जो ग्रुप इन्होंने दिया है वो है अल्ट्रावायलेट। देखो पहले ये दिया है अल्ट्रावायलेट, ये हो गया। अब इससे इस तरफ अगर लोगे तो ये ग्रुप गलत, अगर इस तरफ लोगे तो ये ग्रुप ठीक, क्योंकि मिनिमम से मैक्सिमम मीन वेवलेंथ इंक्रीजिंग। फिर इन्होंने लिखा है इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड जो है वो अल्ट्रावायलेट से मैक्सिमम की तरफ आ रहा है, मैक्सिमम वेवलेंथ, तो ठीक है। और इंफ्रारेड के बाद लिखा है माइक्रो, तो ये ग्रुप सही है, और ये है जनाब ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट मी एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 10, चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 और चैप्टर नंबर 9। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है या ग्रेटिंग है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग,
डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है और आपसे कह रहे हैं कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर आपने दो लाइट्स फेंके हैं, ये स्क्रीन है, क्वेश्चन अच्छा है, सॉल्व कर रहा हूं। दो लाइट्स आपने यूज किए हैं, एक एक्स लाइट यूज किया है और एक वाई लाइट यूज किया है, ठीक है। पर आपने देखा कि एक ही जगह पर दोनों का इमेज बन गया। इस जगह पर x के लिए सेकंड इमेज बन गया और y के लिए थर्ड इमेज बन गया। यानी जिस जगह पर स्क्रीन के जिस जगह पर x लाइट का सेकंड इमेज बनता है तो y लाइट का वहां थर्ड लाइट बनता है। यानी थर्ड और सेकंड के लोकेशन सेम है, पोजीशन सेम है, ठीक है। आपने दोनों लाइट के वेवलेंथ का रेशियो बताना है। आपने ये बताना है कि वेवलेंथ ऑफ x बाय वेवलेंथ ऑफ y की वैल्यू क्या होगी। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा देखिएगा। मैं कहूंगा कि पोजीशन ऑफ सेकंड x इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ थर्ड y। पोजीशन ऑफ सेकंड x इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ थर्ड y। यही उन्होंने दिया है कि इस एक ही जगह पर x का सेकंड और y का थर्ड बनता है तो दोनों की पोजीशन सेम है। अब पोजीशन का फार्मूला क्या है, वो है m लैम्डा डिवाइड बाय d। ये पोजीशन का फार्मूला है, m लैम्डा l डिवाइड बाय d, ये पोजीशन का फार्मूला है, where m is the order second third fourth fifth। अब दोनों जगहों पर मैं लिखूंगा m लैम्डा l बाय d, m लैम्डा l बाय d, यही लिखूंगा। यहां पर है सेकंड तो m की जगह आएगा 2, यहां है थर्ड तो m की जगह आएगा 3। ये x लाइट है तो लैम्डा x, ये y लाइट है तो लैम्डा y। बाकी डिवाइस सेम है तो l और d कैंसिल, ये सेम होंगे। अब लैम्डा x ये लैम्डा y इस तरफ ले आया, लैम्डा y इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 2, ये इसका रेशियो है और करेक्ट आंसर इसका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है हमारे पास थर्ड नंबर, इसमें C आता है 3/2। आप वेरीफाई जरूर कीजिएगा, 3/2 है। द लास्ट क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है, लास्ट ऑब्जेक्टिव। इसमें है माय डियर स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन 11। ये कह रहा है कि एक नीडल है, इस तरफ से लाइट का बल्ब है, आप इधर नीडल लगा दें, या ये एक नीडल, ये मेरा हाथ लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है। अब इसको ऑन करें, आप इसका शेडो देखोगे तो वो शेडो डार्क नहीं होगा, रात की तरह गहरा नहीं होगा। यानी कोई भी नीडल लाइट की मदद से जो इमेज देता है, जो शेडो बनाता है, वो रात की तरह डार्क नहीं होता। क्यों नहीं होता? सो इसकी वजह है डायफ्रैक्शन। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह डायफ्रैक्शन है। यानी फर्ज करो ये है एक नीडल, ये है एक ऑब्जेक्ट, ये है स्क्रीन जिस पर इसका शेडो बनाना है या मिलना है, यहां है सोर्स ऑफ लाइट। जैसे ही आप सोर्स ऑफ लाइट को ऑन करो तो इससे रेज ऑफ लाइट आएंगे, लेकिन ये रेज ऑफ लाइट इसके किनारों से बेंड हो जाएंगे और बेंडिंग को हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। और बेंड होकर ये इस साइड पर जाएंगे तो यहाँ जो इसका शेडो बनेगा, बिकॉज ऑफ सम लाइट, ये शेडो जो होगा ये मध्यम होगा और शार्प इमेज नहीं होगा, शार्प शेडो नहीं होगा, डार्क शेडो नहीं होगा। इसका मध्यम होना उसकी वजह है डायफ्रैक्शन। अगर लाइट डायफ्रैक्शन ना करता तो इसका शेडो बिल्कुल रात की तरह गहरा बनता। सो द करेक्ट आंसर इज डायफ्रैक्शन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।